आज हम जनजाति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताएं हैं। आदिकाल से ही यह विभिन्न धर्मों, मतों, संप्रदायों, संस्कृतियों, प्रजातियों, जातियों और जनजातियों की कर्म भूमि रहा है। भारत की संपूर्ण जनसंख्या का करीब 8% भाग आदिम जातियों या जनजातियों द्वारा निर्मित है। अनेक दुर्गम क्षेत्रों में आज भी अनेक ऐसे मानव समूह पाए जाते हैं जो पिछले सैकड़ों वर्षों से शेष संसार की सभ्यता से दूर रहकर अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से पहचान बनाए हुए हैं। यह मानव समूह घने जंगलों, ऊंचे पर्वतों, मरुस्थलों एवं पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उन क्षेत्रों को सामान्यतः अनुत्पादक माना जाता है। इन मानव समूहों का लिखित इतिहास सामान्यतः उपलब्ध नहीं है। ऐसे मानव समूहों को या तो हम आदिवासी, कबीली, आबादी, आदिमवासी या जनजाति जैसे नामों से पुकारते हैं। वेरियर एल्विन इन्होंने आदिम जाति के नाम से इसे संबोधित किया है और लिखा है कि आदिवासी भारतवर्ष की वास्तविक स्वदेशी उपज है जिनकी उपस्थिति और दावे हजारों वर्ष पुराने हैं। वह सबसे पहले यहाँ आए हैं। भारत के प्राचीन साहित्य में जनजाति शब्द का उल्लेख तो नहीं मिलता है, परंतु इन समूहों को अपने विशिष्ट नामों से भी जाना जाता है, जैसे गोंड, संथाल, भील आदि। भारत के प्राचीन प्रामाणिक साहित्य में दक्षिण भारत में कुरुम्बा, इरुला एवं पनिया, मध्य भारत में असुर, सावरा, उरांव, गोंड, संथाल तथा भील एवं उत्तर पूर्वी भाग में बोडो, अहोम आदि जनजातियों का उल्लेख मिलता है। अंग्रेजों के समय में जनजाति संबंधी सामाजिक श्रेणी की अवधारणा विकसित हुई। इसका उद्देश्य इन लोगों को हिंदू, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक समूहों से पृथक रखना था। इनको शेष लोगों से अलग बनाए रखने का आधार जनजातियों का धर्म जीववाद था, जो शेष लोगों के धर्मों से भिन्न था। 1919 के अधिनियम द्वारा जनजातियों के स्थानीय जनसंख्या के आधार पर पूर्णतः पृथक एवं आंशिक रूप से पृथक क्षेत्र बनाए गए। जनजातियों के स्थानीय जनसंख्या के आधार पर इन्हें अलग रखा गया। अगला विषय है अपना जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा। गोत्र का एक विस्तृत स्वरूप जनजाति है। ये खानाबदोशी, जत्थे, झुंड, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश से अधिक विस्तृत एवं संगठित होती हैं। जनजाति को परिभाषित करते हुए गिलिन और गिलिन ने लिखा है, स्थानीय आदिम समूहों के किसी भी संग्रह को जो कि एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर रिवर्स की। उनके अनुसार जनजाति एक ऐसा सरल प्रकार का सामाजिक समूह है जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तथा युद्ध आदि सामान्य उद्देश्यों के लिए
सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं। अगली परिभाषा है हॉबल की। उनका कथन है कि एक जनजाति एक सामाजिक समूह है जो एक विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति रखता है, जो उन्हें दूसरे जनजाति समूहों से पृथक करती है। यह अनिवार्य रूप से राजनीतिक संगठन नहीं है। अतः उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि एक जनजाति एक ऐसा क्षेत्रीय मानव समूह है जिसकी एक विशेष सामान्य संस्कृति, भाषा, राजनीतिक संगठन एवं व्यवसाय होता है तथा जो सामान्यतः अंतर्विवाही के नियमों का पालन करते हैं। बच्चों, अब अनुसूचित जनजातियों का भी हमें अर्थ स्पष्ट करना होगा कि अनुसूचित जनजाति हम किसे कहते हैं। समाजशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय आदिवासियों के लिए उचित संबोधन पिछड़े हुए हिंदू ही है। इन्हीं को जनजाति नाम दिया गया है। उनके अनुसार इन्हें तकनीकी दृष्टि से अनुसूचित जनजाति कहा जाना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनुसूचित जनजातियों का संरक्षण तथा विकास संविधान का दायित्व समझा गया। इस कार्य के लिए जनजातियों की एक सूची बनाई गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड प्रथम में बताया गया है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक सूचना द्वारा जनजातियों, जनजातीय समुदायों तथा जनजातीय समुदाय के भीतरी समूह की घोषणा करेंगे। इस सूचना में जिन जनजातियों, जनजातीय समूहों या जनजातियों के भीतरी समूहों को सम्मिलित किया जाएगा, वे सब अनुसूचित जनजाति कहलाएंगे। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में उन वर्गों को जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं के उत्थान और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए। इसी आशय से जिन जनजातियों के नाम संविधान की अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं, उन सभी को अनुसूचित जनजाति के नाम से पुकारा जाता है। अतः बच्चों, यहाँ पे स्पष्ट हो गया है कि जनजाति और अनुसूचित जनजाति में मुख्य अंतर यही है कि जनजाति के अंतर्गत देश में पाई जाने वाली सभी जनजातियाँ आ जाती हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत केवल वे ही जनजाति आती हैं जिसको संविधान में सम्मिलित किया गया है या जिनको सम्मिलित किए जाने की राष्ट्रपति ने समय समय पर स्वीकृति प्रदान की है। अगला टॉपिक है जनजाति की विशेषताएं। जनजातीय समाज सरल समाजों की श्रेणी में आते हैं, अतः इनमें वे सभी विशेषताएं पाई जाती हैं जो एक सरल समाज में पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को हम विभिन्न शीर्षकों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है सामान्य भूभाग। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को इसमें लिखना है कि एक जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। इसके परिणाम स्वरूप उसका उस भूभाग से लगाव एवं उसके सदस्यों से दृढ़ सामुदायिक भावना का विकास हो जाता है। सामान्य भूभाग में रहने के कारण ही उनमें सामान्य जीवन की अन्य विशेषताएं विकसित हो जाती हैं। दूसरा बिंदु है सामान्य भाषा। एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं।
वह भाषा के माध्यम से ही अपनी संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को करते हैं। किंतु सभ्यता के संपर्क के कारण कई जनजातियां द्विभाषी भी हो गई हैं। तीसरा बिंदु है विस्तृत आकार। एक जनजाति में कई परिवारों का संकलन होता है। इसमें कई वंश, समूह एवं गोत्र आदि होते हैं। यही कारण है कि इसकी सदस्य संख्या अन्य क्षेत्रीय समुदायों से अधिक होती है। चौथा बिंदु है अंतर्विवाही। एक जनजातीय के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। पांचवा पॉइंट है एक नाम, यानी प्रत्येक जनजाति का कोई एक नाम अवश्य होता है जिसके द्वारा वो अपनी पहचान बनाती है। छठा बिंदु है सामान्य संस्कृति। एक जनजाति के सभी सदस्यों की सामान्य संस्कृति होती है। उनमें रीति रिवाजों, प्रथाओं, नियमों, धर्म, नृत्य, खान पान, भाषा, रहन सहन आदि में समानता पाई जाती है। सातवां बिंदु है आर्थिक आत्मनिर्भरता। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि एक जनजाति अपनी सभी आर्थिक आवश्यकताओं को स्वयं ही पूरा कर लेने में सक्षम होती है। शिकार, फल फूल एकत्रित करने, पशुचारण, कृषि एवं गृह उद्योग आदि के द्वारा वे अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूरा कर लेती हैं। यद्यपि कभी कभी वे अपने पड़ोसी समाज से भी विनिमय करते हैं। आठवां बिंदु है राजनीतिक संगठन। एक जनजाति का अपना निजी राजनीतिक संगठन भी होता है। इसमें अधिकांशतः एक वंशानुगत मुखिया होता है जो परंपराओं का पालन करवाने, नियंत्रण बनाए रखने एवं नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था भी करता है। कहीं कहीं मुखिया की सहायता के लिए वयोवृद्ध लोगों की एक परिषद भी बनाई जाती है। कुछ विद्वानों ने राजनीतिक संगठन को जनजाति के लिए आवश्यक नहीं माना है। नवा बिंदु है सामान्य निषेध। एक जनजाति खान पान, विवाह, परिवार, व्यवसाय, धर्म आदि से संबंधित समान निषेधों का पालन करती है। 10वां बिंदु है हम की भावना। बच्चों, आपने पूर्व में पढ़ा भी है कि वो एक ही भूभाग में निवास करते हैं। जब एक ही भूभाग में निवास करते हैं तो वह अपने सामुदायिक भावना या हम की भावना से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इसी भावना के कारण वह परस्पर सहयोग एवं सहायता प्रदान करते हैं और संकट के समय एकता का प्रदर्शन भी करते हैं। 11वां बिंदु है नातेदारी का महत्व। जनजाति में नातेदारी का महत्व होता है। जनजातीय लोग अपने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध अपने नातेदारों तक ही सीमित रखते हैं। उनके कानूनों तथा प्रथाओं का पालन भी नातेदारी तक ही सीमित होता है। कई बार तो नातेदारी का विस्तार संपूर्ण जनजाति तक भी होता है। 12वां बिंदु है धर्म। प्रत्येक जनजाति का अपना एक विशिष्ट धर्म भी होता है। इनमें धर्म में प्रकृति, पूजा, आत्मवाद, जीव सत्तावाद और मानववाद की प्रधानता होती है। ये लोग अनेक अवसरों पर कई जादुई क्रियाएं भी करते हैं। 13वां बिंदु है सामान्य पूर्वज। कई जनजातियां अपनी उत्पत्ति किसी एक ही सामान्य पूर्वज से मानती हैं। ये पूर्वज काल्पनिक या वास्तविक भी हो सकते हैं।
बच्चों, ये तो सामान्य विशेषताएं थीं जनजाति की। एक मानवशास्त्री हैं पिडिंगटन। उन्होंने आदिम या जनजातीय समाज की अन्य कई विशेषताएं बताई हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता है कि आदिम या जनजातीय समाज निरक्षर समाज है, इनमें लेखन या लिपि नहीं पाई जाती। दूसरी विशेषता उन्होंने बताई है, जनजातीय समाजों का संगठन सरल प्रकार का होता है तथा इसका निर्माण छोटे छोटे सामाजिक समूहों जैसे परिवार, गोत्र आदि के आधार पर होता है। तीसरा बिंदु है, जनजातीय समाज में प्रौद्योगिक विकास का निम्न स्तर पाया जाता है। चौथा है, इनमें सामाजिक एवं स्थान के आधार पर निर्मित सामाजिक संबंध अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अंतिम बिंदु है कि इनमें आर्थिक विशेषीकरण एवं सामाजिक समूह की बहुलता का अभाव पाया जाता है। बच्चों, अगले वीडियो में हम जनजाति एवं जाति एवं जनजातियों के वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।